चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 12 कंटिन्यू करें, जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, कल हमने बिजनेस एनवायरनमेंट मींस क्या उसके बारे में समझा था ना, उसकी डिटेल नॉलेज हम लोगों ने ली थी ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब कि बिजनेस के ऊपर जो जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं ना, अगर उन सबको हम लोग कंबाइन करें तो वो बिजनेस का एनवायरनमेंट बनता है। कि भाई उस एनवायरनमेंट की वजह से ही बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। अगर हर एक बिजनेसमैन उस एनवायरनमेंट के हिसाब से काम कर रहा है, मतलब उन फैक्टर्स को समझकर संभाल कर अगर काम कर रहा है, तो उसका बिजनेस हमेशा सस्टेन रहता है, मतलब कहो टिका रहता है हमेशा। और अगर कोई बिजनेसमैन इस बिजनेस एनवायरनमेंट को इग्नोर करता है, तो उसे लॉस भी उतना ही बड़ा चुकाना पड़ता है। सही बात क्या नहीं? बिजनेस एनवायरनमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी कल हमने समझा था। और आज आज हमें टॉपिक देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस के ऊपर असर करने वाले फैक्टर्स, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स वो आज हमें समझने हैं। और इन फैक्टर्स की वजह से बिजनेस में फायदा होता है या नुकसान होता है, वो हमें बातें समझनी है। तो बिजनेस के ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ना, वो जो है वो दो फैक्टर्स आते हैं, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स मतलब क्या लाता है, बिजनेस के अंदर की चीज है। बिजनेस के अंदर जो जो बातें चल रही हो, वो सब भी तो बिजनेस पे अफेक्ट करती है ना, बराबर ना? वो सब उनके इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। और एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बिजनेस के बाहर की चीज है। हम हमेशा ऐसे कहते हैं, आगे के सभी चैप्टर्स में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेसमैन का कंट्रोल है ना इंटरनल फैक्टर्स पे जरूर होता है, कि हम इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से सेटल कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता। एक्सटर्नल फैक्टर्स में जैसे भाई कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, नेचुरल कैलिमिटीज वगैरह, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं ना। इन सब पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। फिर भी अगर बिजनेसमैन एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग मैनेज करता है, खुद को अगर मैनेज करता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। या कहो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स में कुछ चेंजेस आ गए, तो वे बिजनेस पे बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता। सही बात का नहीं? इसीलिए बिजनेसमैन के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही ज्यादा जरूरी होते हैं। भाई इंटरनल फैक्टर्स के बारे में अगर कहें तो उसमें आपको डिटेल में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो आपके आगे के चैप्टर्स में आ चुका था इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। फिर भी सिर्फ उनके नेम अगर देखें, तो भाई इंटरनल फैक्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फैक्टर्स आते हैं, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, एम्प्लॉयज, मैनेजरियल सिस्टम्स, ये सब के बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कि आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं? ऑब्जेक्टिव्स मतलब गोल, लक्ष्य। आपके बिजनेस का लक्ष्य क्या है? अगर आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव एकदम हाई है कि नहीं भाई मुझे तो इस लेवल तक जाना है, मुझे तो भाई साल में ही इतना प्रॉफिट कमाना है, तो पता है आपके बिजनेस की वर्किंग भी उसके हिसाब से होगी ना। सोचो आपके बिजनेस पे ये सब बातें असर करती है कि नहीं। हमें इन सब टॉपिक्स में क्या देखना है पता है, कि भाई इन फैक्टर्स की वजह से बिजनेस पे क्या असर होता है, बिजनेस बढ़ता है या पीछे जाता है, बराबर ना? वो सब इफेक्ट हमें देखने हैं। तो भाई बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स भी तो बिजनेस पे असर करते हैं ना। जैसे ऑब्जेक्टिव वैसे बिजनेस चलेगा। अगर बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, तो वो क्या करेंगे पता है, कि भाई प्राइस के ऊपर वर्किंग करेंगे बिजनेसमैन। कि भाई मैं प्राइस ज्यादा रखूं तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, या तो सेल ज्यादा करूं और तो प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, बराबर ना? या बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि चलो भाई प्रॉफिट भले ही थोड़ा कम हो, लेकिन हम क्वालिटी अच्छी देंगे, सर्विस अच्छी देंगे, तो बिजनेस उसके हिसाब से काम करेंगे ना, बराबर ना? तो ये सब चीजें बिजनेस पे असर करती है ना। दूसरे एम्प्लॉयज इफेक्ट करते हैं, कि भाई एम्प्लॉयज कैसे हैं। अगर एम्प्लॉयज स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, सीधी सी बात बिजनेस पे उसका बहुत बड़ा असर होगा, बिजनेस की ग्रोथ जल्दी होगी। अगर उसके एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, तो हार्ड वर्किंग है तो। और वहीं उसके अपोजिट, कि एम्प्लॉयज अगर लेजी हैं, भाई वो हार्ड वर्किंग नहीं है, या कहो कि भाई बरोबर काम नहीं कर रहे, उनमें स्किल टैलेंट की कमी है, उन्हें बार बार ट्रेनिंग देनी पड़ रही है, तो बिजनेस की ग्रोथ बहुत स्लो होगी, बरोबर ना? एम्प्लॉयज भी तो इफेक्ट करते हैं ना। इसलिए तो पता है ना, हमने आगे के चैप्टर्स में देखा था कि एम्प्लॉयज सिलेक्ट करते वक्त तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि कैसे एम्प्लॉयज हम लोग सिलेक्ट करना है। इनके बाद आता है मैनेजरियल सिस्टम। कि आपका मैनेजरियल सिस्टम कैसा है, मतलब मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है। आप खुद मैनेज कर रहे हो कि कोई जो है वो मैनेजर वगैरह रखा है, कोई स्पेशल पर्सन को रखा है आपने? फर्क पड़ता है ना। खुद अगर मैनेज करो तो भाई कितनी बार होता है कि आप बिजनेस संभालोगे, मैनेजमेंट संभालोगे, सेल संभालोगे, क्या करोगे, प्रॉब्लम हो जाती है ना, सब काम शायद जो है वो बरोबर ना हो। वहीं अगर स्पेशल पर्सन रखा हुआ है मैनेजमेंट के लिए, तो वो बिजनेस पे अलग असर करेगा ना, बराबर ना? तो मैनेजमेंट और अच्छी तरह से हो जाएगा कि अगर एक स्पेशल पर्सन मैनेजर रखा हुआ है तो।
तो इंटरनल फैक्टर्स में भी ये सब चीजें आती हैं, ये सब चीजें बिजनेस पे असर करती हैं। और वैसे ही फिर दूसरा आता है, वो आता है एक्सटर्नल फैक्टर्स, बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं, तो उसमें सबसे पहले आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स, मनी रिलेटेड फैक्टर्स। एक्सटर्नल में इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसमें ये सब पॉइंट्स आते हैं, ये इकोनॉमिक, उसके बाद सोशल कल्चरल, ये सब अलग फैक्टर्स आते हैं। पहले सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है ना, वो हम लोग बात समझे कि इकोनॉमिक कौन से फैक्टर्स हैं जो बिजनेस के ऊपर असर करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम्स, कि भाई कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ये भी बिजनेस के ऊपर असर करता है। कि इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या, तो इकोनॉमिक सिस्टम अगर समझो ना, तो इसका मतलब ये कहलाता है कि भाई गवर्नमेंट हमारी कंट्री की इकोनॉमी को, सब बिजनेस को किस हिसाब से हैंडल कर रही है, वो उसका इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जनरली 3 टाइप्स के आते हैं, ये आप लोग आगे के स्टैंडर्ड्स में भी समझते थे कि 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम आते हैं, एक कैपिटलिस्ट सिस्टम, एक सोशलिस्ट सिस्टम और एक मिक्स्ड इकोनॉमी। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा अब, कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब वो कहलाता है, उसे हम लोग फ्री इकोनॉमी कहते हैं, कि जहां पर जो भी बिजनेस चलते हो ना, उसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं, सभी जो है वो ये प्राइवेट बिजनेस चल रहे हैं, सरकारी कोई भी बिजनेस नहीं, या तो एकदम ना के बरोबर बिजनेस चल रहा है। सिंपल अगर कहो ना, तो पूरी कंट्री में खाली प्राइवेट बिजनेस ही अगर चलते रहते हो, तो उसे हम लोग कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं। दूसरा आता है सोशलिस्ट सिस्टम, कि सोशलिस्ट सिस्टम मतलब वो कहलाता है कि जहां पर सभी अगर बिजनेस चल रहे हैं ना, तो वो गवर्नमेंट के हिसाब से चल रहा है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा है, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से कुछ भी काम नहीं होता, प्राइस भी यहां तक कि गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है, तो उसे हम लोग सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। सिर्फ अगर कैपिटलिस्ट सिस्टम चलता हो ना, समझना ध्यान से, सिर्फ कैपिटलिस्ट सिस्टम मतलब खाली प्राइवेट कंपनियां हैं, सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं, वो कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाती, मिनिमम टैक्स लेना हो तो खाली सरकार लेगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं करती सरकार, ना वो प्राइस पे कोई क्या कह सकते हैं कि भाई इंटरफेरेंस करती है या कुछ, भाई ये नहीं कहती कि आपको जो है वो प्राइस इतना ही रखना है, या वो कैपिटलिस्ट सिस्टम लोगों के ऊपर डिपेंड, बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड, कि उसे जितना प्राइस रखना है उतना रखे, जिस हिसाब से सेल करना है वैसे सेल करे, जो प्रोडक्ट बनाने हैं वो प्रोडक्ट बनाए। ऐसा सिस्टम जो है वो कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इफेक्ट करता है। पता है ऐसे सिस्टम हो ना, तो भाई जनरली रिच पर्सन के लिए ही ऐसे सिस्टम फिर तैयार होते हैं। ऐसे में जो भी बिजनेसमैन होंगे वो क्या करेंगे, जनरली लग्जरियस गुड्स ज्यादा बनाएंगे, डेली नीड्स की चीजें होती है वो कम बनेगी, तो सोचो कंट्री के हर एक बिजनेस पे असर पड़ेगा ना, बरोबर ना। कैपिटलिस्ट सिस्टम में कंपटीशन बहुत ज्यादा लेवल पे होती है, क्योंकि हर कोई जो है वो, सरकार का कोई दखल अंदाजी नहीं, तो हर कोई आपस में ही कंपटीशन करेगा, तो जिसकी वजह से हर एक चीज के ऊपर असर पड़ता है, बिजनेस की हर हर एक फैक्टर्स के ऊपर असर पड़ता है, कि भाई प्राइस कैसी होगी, क्वालिटी कैसी होगी, क्वांटिटी कितनी रखी जाएगी, इन सब पे असर पड़ता है ना। तो जैसा इकोनॉमिक सिस्टम हो, ये भी तो बिजनेस पे असर करता है ना। सोशलिस्ट सिस्टम अगर हो ना, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम समझा, कैपिटलिस्ट सिस्टम में मार्केट में सब प्राइवेट कंपनियां ही होती है, और सोशलिस्ट सिस्टम जिसमें सभी जो है वो गवर्नमेंट कंपनीज चलती हो, यहाँ अगर कोई प्राइवेट हो भी तो सरकार के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगी, जिनमें उनका अपना इंडिपेंडेंस नहीं होता, उन्हें अपनी आजादी नहीं होती कि अपने हिसाब से प्राइस नक्की करे, अपने हिसाब से चीजें बनाए, कुछ भी नहीं, सरकार की परमिशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, वो सोशलिस्ट सिस्टम कहलाता है ना, बराबर ना। और ऐसा सिस्टम हो ना, तो गवर्नमेंट हमेशा क्या कहती है पता है, कि डेली नीड्स की चीजें पहले बना, लग्जरियस चीजें नहीं, तो मतलब इसमें पुअर पर्सन के लिए वो सिस्टम होता है, रिच पर्सन के लिए नहीं। सोशलिस्ट सिस्टम ऐसा ना, गवर्नमेंट तो पहले पुअर पर्सन के लिए सोचेगी ना, और उनमें उनमें हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि प्राइस एकदम लो रखो, कि जिससे हर कोई ऐसे प्रोडक्ट खरीद सके, और प्राइस लो रखो तो बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होगा, ये भी तो बिजनेस पे असर करता है ना। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम में भाई कैसा है, भाई प्राइवेट सिस्टम है, मतलब कहो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम है, या फिर तीसरा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है, सही बात है ना। इकोनॉमिक फैक्टर्स में ये जो इकोनॉमिक सिस्टम आता है, उसमें हमारी कंट्री में मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। मिक्स्ड मतलब दोनों, यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज भी हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी है, यहाँ गवर्नमेंट की दखल अंदाजी इंटरफेरेंस है भी, लेकिन कुछ लेवल तक, और कितनी सारी कंपनीज को, प्राइवेट कंपनीज को फ्रीडम भी दिया, आजादी भी दी गई है कि वो भले अपने हिसाब से सेल करें, अपने हिसाब से प्राइस रखें, दोनों चीजें चलती है ना यहाँ पर, बराबर ना। जैसे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, तो ट्रांसपोर्ट की सर्विस में जहां पर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की सर्विस देती है, चलता है ना एसटी बस वगैरह, एकदम लो प्राइस में जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, कि पुअर पर्सन भी उस सर्विस को अफोर्ड कर सके। और वहीं ट्रांसपोर्ट में जो है वो प्राइवेट पर्सन भी चलते हैं ना,
प्राइवेट लग्जरी बसेस वगैरह भी तो चलती है ना, कि जहाँ पर रिच पर्सन एकदम कंफर्टेबल के साथ अपनी इच्छा के हिसाब से जो है वो ये ट्रांसपोर्ट कर सके, है कि नहीं। और फिर प्राइस में भी फर्क आता है ना, गवर्नमेंट प्राइस एकदम लो रखती है और प्राइवेट पर्सन अगर ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते हो तो उसमें प्राइस एकदम हाई होता है कि नहीं। जैसे भाई ग्रेन्स भी मिलते हैं, अनाज भी मिलता है, तो सरकार अगर अनाज देती है ना, जैसे राशन की शॉप पे अनाज मिलता है एकदम लो प्राइस पे, गेहूं भी अगर खरीदने जाओ तो 5-10 रुपए किलो मिल जाता है। और वहीं प्राइवेट पर्सन भी तो गेहूं बेचते हैं, वो अगर आप खरीदने जाओ तो 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए किलो वाले भी मिलते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है ना। तो कैसा इकोनॉमिक सिस्टम है, ये सीधा बिजनेस के ऊपर असर करता है कि भाई कैपिटलिस्ट सिस्टम है, सोशलिस्ट सिस्टम है कि मिक्स्ड इकोनॉमी। भाई जिस कंट्री में जैसा सिस्टम वैसे वहां के बिजनेस चलेंगे फिर, बराबर। या दूसरा अगर कहो डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इसका मतलब कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। ये तो सीधा सा बात हम लोग कहते हैं कि कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। अगर कंट्री जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलप्ड, भाई उनमें डेवलपमेंट हो चुका है, मतलब वहां पर हर चीज की फैसिलिटीज है, वहां पे कुछ भी काम करने जाओ तो नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है, नए नए मौके मिलते हैं, टेक्नोलॉजीज अच्छी खासी है, तो इन सब का बिजनेस पे भी तो असर पड़ता है ना, बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी खासी होती है। वहीं अगर डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री या एकदम अंडर डेवलप्ड है, कोई ऐसे देश है जहां पर जो है वो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, भाई मनी फैसिलिटीज का हो कि भाई लोन वगैरह की फैसिलिटीज भी बहुत कम मिलती है, बराबर। अपॉर्चुनिटीज तो क्रिएट हो ही नहीं पाती, कि नई नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हो ऐसा भी नहीं है। तो इन सब के हिसाब से वहां बिजनेस की ग्रोथ भी तो एकदम कम होगी कि नहीं, सही बात ना। और डेवलपिंग कंट्री, हमारी इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री, यहाँ पर समझो मिक्स जैसा है कि यहाँ पर जो है वो कुछ फैसिलिटीज हैं भी, कुछ फैसिलिटीज नहीं भी। जो रिच पर्सन है उनके लिए समझो अच्छी खासी फैसिलिटीज मिल जाती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज भी मिलती है। जबकि पुअर पर्सन के लिए कोई अगर बड़ा बिजनेस शुरू करना हो तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, मनी क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है ये भी तो बिजनेस पे असर करता है ना। डिग्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल सा कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हाई है तो बिजनेस भी हमेशा हाई लेवल के होंगे, अच्छे खासे बिजनेस चलेंगे। और वहीं अगर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो है तो बिजनेस भी लो चलेंगे, बराबर ना, उनका बिजनेस भी इतना अच्छा नहीं चलेगा फिर। दूसरा कहो तो सेक्टरल ग्रोथ एंड इंटर सेक्टरल कॉम्बिनेशन। सेक्टरल ग्रोथ, हमें पता है ना कि भाई हर इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं कि नहीं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर कहलाया, सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, और सर्विस सेक्टर मतलब भाई जिनमें सब इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज आती है वो सब। हर कंट्री में ये तीनों सेक्टर्स होते हैं ना, और इनके बारे में भी हमने आगे के चैप्टर्स में बहुत बार देखा है कि कोई भी कंट्री में जब शुरुआत होती है ना, डेवलपिंग कंट्री होती है, अभी शुरुआत है, तो उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा होता है। धीरे धीरे जैसे कंट्री डेवलपमेंट करती रहती है तो एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ता है और सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। जिस कंट्री में सर्विस सेक्टर सबसे अच्छा हो तो वहां पर समझो वो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्रीज कहलाती है, बराबर ना। और ये सब चीजें भी तो बिजनेस पे असर करती है ना। जहां पर अगर सर्विस सेक्टर सबसे अच्छा है तो बिजनेस के रिलेटेड हर एक सर्विस जो है वो ये वहां पर मिलती रहेगी, बराबर, और बिजनेस की ग्रोथ भी इजीली हो जाएगी। तो सेक्टरल ग्रोथ कैसा है ये बिजनेस पे असर करता है। इंटर सेक्टरल कॉम्बिनेशन, इंटर सेक्टरल कॉम्बिनेशन मतलब हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कितनी अच्छी तरह से डिपेंडेंट है। हर देश मतलब हर सेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट कहलाता है ना। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में कहो, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, ये भी हमने आगे के चैप्टर में देखा था। मैंने कल भी बताया था, ये जो हमारा चैप्टर है ना, इसमें पॉइंट्स आगे के सभी पॉइंट्स के कंबाइन है समझो। हमने आगे के चैप्टर्स में ये देखा था कि भाई हमारे यहाँ पर ऐसा होता है ना कि भाई एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल मिलता है तो वही रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में यूज होता है ना वो, बराबर ना। और इंडस्ट्रीज में जो नए नए टूल्स, नई नई मशीनें, फर्टिलाइजर्स वगैरह तैयार होते हैं, वो सब फर्टिलाइजर्स एग्रीकल्चर में यूज होते हैं। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना, बराबर। ये डिपेंडेंसी कितनी अच्छी है। और तीसरा सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर पता है दोनों को कंबाइन करता है। एग्रीकल्चर में रॉ मटेरियल अगर तैयार होता हो तो उसे ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो है वो ये इंडस्ट्रीज में लाया जाता है ना, या इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी प्रोडक्ट हो उसे भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू वहां पर पहुंचाया जाता है। दूसरा सर्विस सेक्टर का हो, अगर बैंकिंग सिस्टम है, सर्विस सेक्टर में आता है ना बैंकिंग, तो इन दोनों को कंबाइन करता है ना, पेमेंट इजीली हो जाए।
इलेक्ट्रिसिटी की सिस्टम, कम्युनिकेशन की सिस्टम, ये बाकी के एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज की ग्रोथ करते हैं कि नहीं? तो अगर सर्विस सेक्टर होगा तो उन दोनों की ग्रोथ भी तो अच्छी होगी ना। इसे कहेंगे इंटर सेक्टरल कॉम्बिनेशन, कि हर सेक्टर एक दूसरे के ऊपर कितनी अच्छी तरह से डिपेंडेंट है। जितनी डिपेंडेंसी अच्छी तरह से होगी, जितना एक दूसरे सेक्टर का यूज अच्छी तरह से होगा, मतलब समझो ओवरऑल कंट्री के सभी बिजनेस जो है वो ग्रो करते जाएंगे, बराबर ना। एक भी अगर जो है वो सही तरह से चल रहा है तो बाकी सबकी ग्रोथ भी तो बराबर होती जाएगी ना, ठीक है ना। तो ये भी तो चीजें बिजनेस पे असर करती है ना। दूसरा कहो तो नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, ये भी हमें पता है। नेशनल इनकम मतलब कंट्री की ओवरऑल इनकम, और पर कैपिटा इनकम मतलब कि भाई नेशनल इनकम को कंट्री की पॉपुलेशन से अगर डिवाइड किया जाए तो पर पर्सन की एवरेज इनकम जो हो वो पर कैपिटा इनकम कहते हैं, बराबर ना। पर पर्सन की एवरेज इनकम, उसे हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं, सही बात है ना। ये भी बिजनेस के ऊपर असर करता है कि अगर कंट्री की नेशनल इनकम हाई है, पर कैपिटा इनकम अगर हाई है, मतलब समझो वहां कंट्री में ओवरऑल जो है वो बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्यों अच्छी होगी? कि अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है ना तो लोगों का परचेसिंग पावर ज्यादा होगा। परचेसिंग पावर मतलब कि लोग ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे मतलब मार्केट में ज्यादा चीजों की डिमांड होगी, और मार्केट में अगर ज्यादा चीजों की डिमांड हुई मतलब सभी बिजनेस की ग्रोथ भी तो अच्छी होगी ना। बिजनेस की सेलिंग होगी, बिजनेस की ग्रोथ होगी डिमांड की वजह से ही ना। तो सीधी सी बात कि भाई अगर कंट्री में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम अच्छा है ना तो वो भी कंट्री के सभी बिजनेस पे असर करता है। अब कोई कंट्री ऐसी है कि जहां पे लोगों की पर कैपिटा इनकम एकदम डाउन है, लोगों के पास कहते हैं ना बेसिक चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है, तो वो कंट्री की दूसरी चीजें, लग्जरियस चीजें वगैरह खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। तो उस कंट्री में ऐसा बिजनेस की ग्रोथ होगी? नहीं होगी ना। तो ये सब चीजें भी तो बिजनेस की ग्रोथ पे असर करता है ना। दूसरा अगर कहो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम कैसा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम कितने इजीली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हम लोग हमेशा नहीं कहते कि हमारी कंट्री में जो भी नेशनल इनकम है ना उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा तो भाई जो रिच पर्सन है वो लेकर जाते हैं, पुअर पर्सन तो उसका फायदा लेते ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना रिच और रिच होते जाते हैं, पुअर और पुअर होते जाते हैं। ये बात हम लोग हमेशा कहते हैं कि नहीं? सही बात ना। मतलब समझो हमारी कंट्री में नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन वो इक्वली नहीं है। रिच पर्सन को ज्यादा हिस्सा मिलता है, पुअर पर्सन को कम हिस्सा मिल रहा है। तो सीधी सी बात है कि भाई रिच पर्सन को बिजनेस का अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, पुअर पर्सन को बिजनेस का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, बराबर। ये चीजें भी तो बिजनेस पे असर करेगी ना कि भाई नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ना तो हर किसी को इक्वल बेनिफिट मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और वो इक्वल अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे, बराबर। और अगर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो सीधी सी बात बिजनेस की ग्रोथ अटक जाएगी। कंट्री के कुछ जो लोग हैं वो बिजनेस, अपने बिजनेस की अच्छी खासी ग्रोथ कर लेंगे, और कुछ लोग हैं जो अपने बिजनेस की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी बिजनेस पे असर करता है। दूसरा कहो मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज मतलब मनी रिलेटेड पॉलिसी, टैक्स रिलेटेड पॉलिसीज, ये भी तो बिजनेस पे असर करते हैं ना कि गवर्नमेंट कैसी पॉलिसीज बनाती है। पता है ना, गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हर बिजनेस के ऊपर कितने सारे रेस्ट्रिक्शन जैसे आ जाते हैं, है कि नहीं? रेस्ट्रिक्शन कहो या कहो भाई उन्हें अलग अलग तरह के फिर टैक्सेस भी तो भरने पड़ते हैं कि नहीं? या सरकार की हर एक रूल्स रेगुलेशंस उन्हें मानना पड़ता है ना बिजनेस को, ठीक है। जैसे कितनी सारी पॉलिसीज आती है कि भाई अलग अलग एक्ट आते हैं, पता है, जैसे मोनोपोलीज एक्ट आते हैं। दूसरे जो है वो चलो टैक्स रिलेटेड अगर बात करें तो भाई अलग अलग तरह के टैक्स पहले होते थे कि भाई हर बिजनेस को अलग अलग तरह के टैक्स पे करने पड़ते थे। अब तो भाई एक जीएसटी टैक्स आ गया, लेकिन वो भी एक हैवी टैक्स सबको लगता है कि नहीं? इनके अलावा जो है वो फिर दूसरे इनकम टैक्स भरो, वो अलग होता है उसमें, कि भाई कोई पॉल्यूशन पॉलिसीज उन्हें माननी पड़ती है कि भाई कोई भी कंपनी इस लिमिट से ज्यादा जो है वो ये पॉल्यूशन नहीं फैला सकते। ये कितनी सारी चीजें आती है ना जो भाई हर एक बिजनेसमैन को सरकार की तरफ से माननी पड़ती है। अगर ये पॉलिसीज एकदम स्ट्रिक्ट हुई, स्ट्रिक्ट कहो और ज्यादा कहो, स्ट्रिक्ट तो होनी चाहिए, अगर जरूरी पॉलिसी हो तो स्ट्रिक्ट होनी ही चाहिए। नहीं तो सरकार अगर लिबरल पॉलिसी रखेगी ना तो हर बिजनेसमैन फिर अपनी मनमानी करेगा, वो भी गलत हो जाता है। तो पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हुई ना कि समझो भाई बिजनेसमैन को जितना फायदा हो रहा है उसमें से आधा फायदा तो उन्हें सरकार को देना पड़ रहा है और खुद के पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, तो बिजनेस की ग्रोथ भी तो अटक जाएगी कि नहीं? सिंपल सी बात यही ना, बराबर ना। और वहीं अगर ये पॉलिसीज इतनी ज्यादा नहीं है कि ठीक है जितना फायदा हो रहा है थोड़ा सा ऐसा सरकार को देना है, वो तो हर बिजनेसमैन की ड्यूटी कहलाती है कि हाँ भाई सरकार को थोड़ा सा देना ही है।
तो जितना फायदा हो रहा है, अगर थोड़ा सा ऐसा सरकार को दे रहे हैं, बाकी का अपने पास रख रहे हैं, तो वो अपनी सेविंग कर पाएंगे, बिजनेस की ग्रोथ कर पाएंगे। और इसी के ही अपोजिट अगर ये पॉलिसीज बहुत ज्यादा हैवी हुई तो उनकी जो है वो एक तरह से ग्रोथ भी अटक जाएगी। तो ये बातें भी वो इन्वायरमेंट पे या कहो बिजनेस पे असर करती है ना। एंड अदर फैक्टर्स आते हैं। अदर फैक्टर्स में कहो कि भाई कंट्री में जो है वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, भाई प्रोडक्शन कितना अच्छा हो रहा है। जैसे आगे भी देखा ना कि भाई एग्रीकल्चर की ग्रोथ कितनी अच्छी है, बाकी सब चीज़ें जो है वो कितनी इजीली यहाँ पर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट की, इलेक्ट्रिसिटी की, कम्युनिकेशन की, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ वगैरह कितनी अच्छी हैं। अगर ये सब चीज़ें जो है वो ये इजीली चल रही है ना, हमारे यहाँ पर इजीली अवेलेबल है, तो बिजनेस की ग्रोथ अच्छी खासी होगी। और वही अगर ये सब चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं है तो बिजनेस की ग्रोथ भी जो है वो थोड़ी सी डाउन रहेगी फिर। ठीक है, तो ये सब जो हमने फैक्टर्स देखे ना, ये सब फैक्टर्स एक्सटर्नल में इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये सब मनी रिलेटेड फैक्टर्स थे। ये सब चीजें तो बिजनेस पे असर करती हैं, इनके अलावा दूसरे भी कुछ फैक्टर्स असर करते हैं। दूसरे बेसिक फैक्टर्स में अगर कहो तो जैसे आते हैं भाई सोशल फैक्टर्स, ये सब इकोनॉमिक में हुए। इनके बाद सोशल फैक्टर्स मतलब कि भाई जो है वो सोसाइटी रिलेटेड फैक्टर्स अगर कहो तो उनमें कौन कौन सी बातें आती है। इनमें आती है कि भाई कस्टमर की डिमांड कैसी है, कस्टमर के हैबिट्स, कस्टमर का टेस्ट प्रेफरेंस, बराबर। या इनके अलावा कहो तो भाई सोसाइटी का कल्चर कैसा है, ट्रेडिशंस कैसी हैं, बराबर ना, सोसाइटी का माइंडसेट कैसा है। ये सब भी तो बिजनेस पे असर करता है ना। ये भी पता है, हमने आगे के कुछ चैप्टर्स में देखा था कि कोई भी बिजनेसमैन होता है ना, वो कोई दूसरी कंट्री में दूसरे प्लेस पर जाकर अगर वो काम करने जा रहा हो तो सबसे पहले वहाँ के कल्चर को समझना जरूरी होता है। अगर वहाँ का कल्चर अच्छा है तो हर बिजनेसमैन को उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करना पड़ता है ना, बराबर। इसके कितने एग्जाम्पल्स हमने पहले भी समझे हैं कि जैसे अगर सपोज कोई खाने पीने की शॉप हो, तो खाने पीने की शॉप जो नॉनवेज अगर सेल करते हो, वो अगर कोई ऐसे एरिया में जाए जहाँ पर सब ऑलमोस्ट वेजिटेरियन रहते हैं और वहां पर भी नॉनवेज अगर जो है वो सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर वहां चलेगा वो बिजनेस? बिल्कुल भी नहीं चलेगा ना। वहां अगर उसे बिजनेस चलाना है तो उसके अकॉर्डिंग चलाना पड़ेगा ना, उनके ट्रेडिशन, उनकी हैबिट, उनके टेस्ट, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है कि नहीं। मतलब ये भी तो बिजनेस पे असर करते हैं ना। फिर लोगों का माइंडसेट कैसा है, वो भाई न्यू जो है वो माइंडसेट रख रहे हैं, नई नई चीजें इजीली अपनाते हैं, कि ट्रेडिशनल माइंडसेट, या कहो कि भाई पुरानी बातों में जो है वो फंसे हुए हैं, जो पुराने रीति रिवाज, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास में और इन सब ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी में मानते हैं अगर, तो पता है इसका भी बिजनेस पे असर पड़ता है। ऐसे लोग जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी अपनाने से डरते हैं, नया कदम उठाने से डरते हैं, तो जिसकी वजह से भी तो बिजनेस की ग्रोथ अटक जाती है ना। और वहीं अगर जो इजीली चीजों को एक्सेप्ट करते हो, नई टेक्नोलॉजी, नई बातें, नई मेथड्स एक्सेप्ट करते हो, तो भाई वो भी तो चीजें बिजनेस पे असर करेगी ना, बिजनेस का ग्रोथ जल्दी होगा कि नहीं, बरोबर ना। तो लोगों का टेस्ट प्रेफरेंस, ट्रेडिशंस, उनके कहो कस्टम्स वगैरह, उनकी जो है वो ये मेंटालिटीज, ये सब सोशल फैक्टर्स में आते हैं। ये भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा असर करता है। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले जो है वो आसपास के सोशल फैक्टर्स देखना जरूरी होता है। अगर ये ध्यान नहीं दिया गया बिजनेस एनवायरनमेंट में, अगर इस फैक्टर को इग्नोर किया तो भी बिजनेस की ग्रोथ अटक जाएगी। दूसरा कहो तो कल्चरल फैक्टर्स इसके साथ ही आता है ना, कल्चरल फैक्टर्स। पता है हर इंसान का जो है, हर इंसान का समझो ये बेसिक चीज है कि वो इंसान अपने कल्चर के साथ जो है वो ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ होता है। कोई भी इंसान है ना अपने कल्चर को इजीली नहीं छोड़ता, अपने कल्चर को इजीली नहीं छोड़ता कोई भी इंसान, बरोबर। तो इसीलिए अगर कोई बिजनेस भी जो है वो चलाना है ना, तो पता है उनके कल्चर के अकॉर्डिंग जो है वो चलाना पड़ता है, उनके रीति रिवाजों के हिसाब से चलाना पड़ता है कि नहीं। अब सपोज जैसे चलो कुछ बेसिक एग्जांपल्स इनमें बता रहा हूँ कि जैसे पता है बड़ी बड़ी मैकडोनल्ड जैसी कंपनीज हैं, और वो ये कंपनीज जब बाहर के देशों में चलती है ना, तो वहाँ के देशों का कल्चर पता है कैसा है, क्रिसमस ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं। वहाँ पर मेन जो है वो फेस्टिवल अगर कहो तो क्रिसमस आता है, वहाँ पर वैसा कल्चर चलता है। तो इसकी वजह से वहाँ पर क्रिसमस के टाइम में समझो उनकी सेलिंग ज्यादा, फेस्टिवल जो है वो ये माहौल होता है उनका, बरोबर ना, वो उनके हिसाब से पूरी अरेंजमेंट करते हैं। और यहाँ इंडिया में अगर वही वही मैकडोनल्ड की कंपनी इंडिया में अगर चल रही है, तो यहाँ पर दिवाली है, ईद है, या दूसरे जो है वो ये फेस्टिवल्स हैं वो ज्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे अगर जो है, यहाँ पे अगर कोई भी तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो पता है उस फेस्टिवल के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर क्रिसमस भी सेलिब्रेट होता है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो दूसरे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ना, बरोबर ना। तो यहाँ पे अगर सेलिंग करेंगे या लोगों को अट्रैक्ट करेंगे तो किसके हिसाब से, उन फेस्टिवल के हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं।
बराबर ना। वहां का जो कल्चर है, वहां पर खाने पीने में जैसे पहले भी बताया, वो नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, बराबर ना। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर वेजिटेरियन ज्यादा है, तो वही कंपनियां यहाँ पर आकर अपने वेजिटेरियन प्रोडक्ट सेल करती है ना, बराबर ना। तो कल्चर भी तो होता है ना, जो मैं बता रहा था ना, हर इंसान अपने कल्चर से जुड़ा हुआ होता है। दूसरे अगर कल्चर्स की बात करूं तो भाई रीति रिवाज वगैरह भी तो उसमें आता है ना। जैसे पता है, एक चलो एकदम बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी कंट्री में पहले का जो है वो ये कल्चर था कि हम इंडियन ड्रेसेस, अपने स्टाइल की ड्रेसेस ज्यादा पहनते थे भाई। जैसे जो है वो ये इंडियंस थे कि वो धोती कुर्ता वगैरह, या जो वुमेन्स या गर्ल्स होती तो वो साड़ी वगैरह, सलवार कुर्ता वगैरह, ये जो है वो ये ज्यादा चलता था। ये हमारे इंडिया का ट्रेडिशन था ना, बराबर ना। इंडियन स्टाइल ड्रेसेस पहनना, बाहर के देश के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पर बिजनेस शुरू किया और उन्होंने यहाँ पर वेस्टर्न ड्रेसेस सेल करना शुरू किया। एक हम थे इंडियंस, एक हम इंडियंस हैं कि जो अपना कल्चर छोड़कर जो है वो दूसरों का कल्चर इजीली अपना लिया। हमने अपना लिया ना, दूसरों के जो है वो स्टाइल के देखो टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं ना, इजीली अपना लिया। हम धोती कुर्ता जाकर अमेरिका में अगर बेचें और वो लोग सबको, पूरे अमेरिका को जो है वो अगर धोती कुर्ता पहनाने लगे तो पॉसिबल है? वो अपना कल्चर छोड़ेंगे? नहीं ना। हमने अपना कल्चर छोड़ दिया, समझो, हमने इजीली अपना कल्चर छोड़ दिया, वो अपना कल्चर छोड़ेंगे? दूसरे कोई भी देश है, अमेरिका तो एग्जाम्पल, दूसरी कोई भी कंट्री में जाकर हम जो है वो ये अपने ड्रेसेस वहां पर सेल करने के लिए जाए, धोती कुर्ता साड़ी वगैरह, और उन्होंने पूरी कंट्री को पहना है, जैसे हमने पूरी कंट्री ने पहन लिया, इंडिया ने, वहां पे अगर पहना है तो वो एक्सेप्ट करेंगे? नहीं ना। कोई भी पर्सन अपने कल्चर को इजीली नहीं छोड़ता, वो हम इंडियंस हैं ऐसे, बाकी जो है वो कोई भी पर्सन अपने कल्चर को नहीं छोड़ता है, बरोबर ना। इसीलिए सिंपल अगर कहो तो कल्चरल फैक्टर्स भी बिजनेस पे असर करते हैं। अब अमेरिका में जाकर आप साड़ी का बिजनेस, धोती कुर्ते का बिजनेस आप शुरू करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना। वहां पर उनके कल्चर के हिसाब से बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो बिजनेस की ग्रोथ नहीं होगी, बरोबर। बिजनेस पे ये सब चीजें असर करती हैं। दूसरा अगर कहो तो भाई टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजी कैसी है, ये भी तो बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है ना। जो कंट्री अगर डेवलप्ड है, वहां पर टेक्नोलॉजी की फैसिलिटीज अच्छी हैं, या कहो कोई भी नई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आती है तो इजीली वो कंट्री एक्सेप्ट कर लेती है, बरोबर। या सबसे बड़ी बात, अगर कंट्री अपनी टेक्नोलॉजी खुद क्रिएट करती है तो सोचो वहां पे बिजनेस की ग्रोथ भी तो अच्छी होगी ना। चाइना है, जापान है, ये देश हैं, वो कंट्रीज है ना, अपनी टेक्नोलॉजीज खुद क्रिएट करते हैं और उसका अपने बिजनेस में भी यूज करते हैं, तो सोचो वहां पर बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी है। हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी खुद क्रिएट नहीं होती, हम ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात में हम आज भी जो है वो दूसरे देशों से काफी पीछे हैं, बरोबर ना, काफी पीछे है। तो ये टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी तो बिजनेस पे असर करते हैं ना। सिंपल, जहां पर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होगी, तो वहां बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी, बरोबर ना। नई नई मेथड, नई नई टेक्निक्स वहां पर अपनाई जाएगी। और जहां टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है तो वहां बिजनेस की ग्रोथ भी पीछे होगी, पुरानी टेक्निक्स, पुरानी मेथड्स के हिसाब से वहां पर काम होता रहेगा, बरोबर। या दूसरा अगर कहो तो पॉलिटिकल फैक्टर्स, पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे हैं, मतलब हमारी कंट्री में जो पॉलिटिक्स, समझो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कैसी हैं, स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं कि लिबरल पॉलिसीज है, दूसरे देशों के साथ इजीली हम लोग कनेक्ट हो पाते हैं या नहीं कनेक्ट हो पाते, ये सब भी तो हमारे बिजनेस पे असर करता है ना। जैसे देखो, ये भी आगे के चैप्टर्स में एक एग्जांपल हमने दिया था, जैसे कि भाई नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज हैं, है ना, नॉर्थ कोरिया जैसी कंट्रीज हैं, दूसरे पाकिस्तान या अदर जैसी जो है वो काफी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ के रूल्स रेगुलेशंस है ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स सपोर्टिव नहीं है, मतलब वो लोग दूसरी कंट्रीज को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, तो सीधी सी बात, वहाँ पे बिजनेस भी बहुत डाउन है, वहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल कम है। हमारी इंडिया जैसी कंट्री है जो सपोर्टिव है, यहाँ के पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत सपोर्टिव हैं, दूसरे देशों के साथ इजीली हम लोग कंबाइन हो पाते हैं, तो हमारी कंट्री का ऑलमोस्ट हर देशों के साथ जो है वो बिजनेस चलता है ना, बरोबर ना। हर कंट्री के साथ जो है वो हमने बिजनेस बना के रखा है, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की भी तो ग्रोथ अच्छी खासी होती है कि नहीं, बरोबर ना। तो ये पॉलिटिकल फैक्टर्स भी असर करते हैं कि अगर सरकार की दखल अंदाजी ज्यादा है, भाई फ्रीडम नहीं दे रहे हैं वो, तो बिजनेस की ग्रोथ अटकेगी ही अटकेगी। वहीं अगर गवर्नमेंट की फ्रीडम अच्छी है, कोई इंटरफेरेंस, कोई दखल अंदाजी वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो बिजनेस की ग्रोथ भी अच्छी होगी वहां पर। या कहो लीगल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स में भी वही आते हैं कि रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, जो पहले हमने बताया था ना कि 1991 से पहले हमारी कंट्री में रूल्स रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो तो 1991 के बाद जो है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी पॉलिसीज आई,
पढ़ते हैं ना ये हम लोग हमेशा। भाई ऐसी पॉलिसीज हमारी कंट्री में आई जिसकी वजह से यहाँ पर लीगल फैक्टर थोड़े से लिबरल हुए, उससे पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, और उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से बिजनेस की ग्रोथ हो ही नहीं पाती थी, बिल्कुल भी नहीं। आज़ादी के बाद हमारी गवर्नमेंट ने ये सोचा था ना कि भाई नहीं भाई, हम जो है वो खुद कामकाज करेंगे, दूसरे कंट्रीज की हेल्प नहीं लेंगे। गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट हो गई थी कि हमारी परमिशन के बिना कोई यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा, इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट चलती थी। तो जिसकी वजह से बिजनेस की ग्रोथ भी बहुत स्लो लेवल पे थी। फिर 1991 के बाद जब चेंजेस आए, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, तो जिनकी वजह से जो है वो हमारे बिजनेस की ग्रोथ एकदम स्पीडीली हो गई। पहले के 40 सालों में 1950 से लेकर 1990 तक अगर कहो तो इतनी बिजनेस की ग्रोथ नहीं हुई जितना 1991 के बाद से लेकर अभी तक बिजनेस की ग्रोथ हुई है। बराबर, अगर पहले ही हमारी सरकार ऐसी पॉलिसीज अपना लेती तो न जाने हमारी कंट्रीज आज जो है वो किस लेवल पर होती। तो ये लीगल फैक्टर्स भी तो असर करते हैं ना कि भाई गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस कैसे हैं, पॉलिसीज वगैरह कैसे हैं, ये सब भी बिजनेस के ऊपर बहुत असर करते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हुए ना बिजनेस एनवायरनमेंट के, कि ये सब फैक्टर्स जिस अकॉर्डिंग होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो बिजनेस की ग्रोथ भी होगी। तो आज जैसे ये हमने फैक्टर समझा ना, अब इसके बाद जो चैप्टर का पॉइंट आता है वही लीगल फैक्टर्स। जैसे मैंने बताया बेसिक कंट्री की 3 पॉलिसीज, सबसे मेन पॉलिसीज, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसीज। अब इन पॉलिसीज के बारे में हमें समझना है, लेकिन वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। ओके, थैंक यू।